सीधा विषय पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम धरती की उस अनमोल चीज के बारे में बात करेंगे जिस पर हमारा अस्तित्व टिका है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। हम समझेंगे कि आखिर ये संकट कितना विशाल है, इसके पीछे के असली कारण क्या हैं और विज्ञान इसे बचाने के लिए कौन से शानदार तरीके अपना रहा है। दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए, 3.5 अरब। जी हां, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई थी। जरा सोचिए, इतने लंबे वक्त में कुदरत ने कितना जटिल, कितना खूबसूरत और आपस में जुड़ा हुआ एक विशाल जाल बुना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी गतिविधियों और जंगलों की कटाई ने पूरी पृथ्वी को छठे महाविलुप्तीकरण, जिसे 6th मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, उसकी कगार पर ला खड़ा किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा अलार्म है जिसे हमें अब हर हाल में सुनना ही होगा। तो इस चर्चा का रास्ता एकदम साफ रहेगा। सबसे पहले जैव विविधता के संकट को समझेंगे, फिर आवास विनाश और वन्य जीवों के चयनात्मक विनाश की बात करेंगे, और अंत में यथास्थल यानी इन सिटू और बहिस्थल यानी एक्स सिटू संरक्षण के उपायों को देखेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जैव विविधता का संकट। देखते हैं कि असल में कितना जीवन इस वक्त खतरे के निशान पर है। अब यहाँ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर लगभग 1,30,00,000 प्रजातियां हैं, लेकिन हमने अब तक पहचानी कितनी हैं? सिर्फ 1.7 मिलियन, यानी 17 लाख। इसका सीधा सा मतलब है कि हम हर दिन ऐसी प्रजातियों को हमेशा के लिए खो रहे हैं जिनके वजूद के बारे में हमें अब तक पता भी नहीं चला है ना चिंता की बात? इस पतन के मुख्य कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं आवास विनाश और अतिक्रमण की तरफ। ये चार्ट एकदम साफ दिखाता है कि जमीन के इस्तेमाल में बदलाव का कितना भयानक असर होता है, खास तौर पे विस्थापन खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहां जंगलों को जलाकर खेती की जाती है और फिर जमीन को बंजर छोड़ दिया जाता है। सिर्फ इसी एक तरीके की वजह से अफ्रीका में 70%, एशिया में 50% और अमेरिका में 35% वनों की कटाई हो रही है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। और बात सिर्फ जंगलों के कटने की नहीं है। इंसान जाने अनजाने में जलकुंभी और पार्थेनियम जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों को भी नए इलाकों में ले आता है। ये बायोलॉजिकल इन्वेजन इतने खतरनाक होते हैं कि ये प्रजातियां आग की तरह फैलती हैं, वहां के मूल पौधों को खत्म कर देती हैं और पूरी की पूरी प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को तहस नहस कर देती हैं। अब एक और बड़े खतरे की बात करते हैं, वन्य जीवों का चयनात्मक विनाश, यानी जब किसी खास प्रजाति को टारगेट करके खत्म किया जाता है। पैसेंजर पिजन यानी यात्री कबूतर की यह कहानी किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक वक्त था जब उत्तरी अमेरिका में इनके झुंड इतने बड़े होते थे कि आसमान काला पड़ जाता था। इनमें अरबों कबूतर होते थे, लेकिन मांस के लिए हमने इनका इतना अंधाधुंध शिकार किया कि 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते ये प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह मिट गई, बिल्कुल शून्य। और ये सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं है। हाथियों के दांत और वेल जैसी बड़ी प्रजातियों के कमर्शियल शिकार ने इन्हें खत्म होने के कगार पर ला दिया है। वहीं फसलों को जरूरत से ज्यादा पालतू बनाने से उनकी प्राकृतिक ताकत खत्म हो रही है। और तो और पालतू जानवरों से जंगली जानवरों में रिंडरपेस्ट जैसी महामारियां भी फैल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन है। तो सवाल ये है कि विज्ञान इन सब का सामना कैसे कर रहा है। इसे हम मुख्य रूप से 2 रणनीतियों में बांट सकते हैं। पहला है इन सीटू यानी यथास्थल संरक्षण, जहां प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घर में ही बचाया जाता है, और दूसरा है एक्स सीटू यानी बहिस्थल संरक्षण, जहां उन्हें प्राकृतिक आवास के बाहर एक सुरक्षित मानव प्रबंधित माहौल में रखा जाता है। इन दोनों के बीच का फर्क यहां एकदम साफ है। एक तरफ किसी नेशनल पार्क या रिजर्व में भारतीय बाघ की रक्षा करना इन सीटू का बेहतरीन उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ किसी विशाल वनस्पति उद्यान यानी बोटैनिकल गार्डन में बरगद के पेड़ को सहेजना एक्स सीटू रणनीति को दर्शाता है। चलिए सबसे पहले इस पहली रणनीति यानी यथास्थल या इन सीटू संरक्षण पर गहराई से नजर डालते हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का डिजाइन कोई आम बात नहीं है। इसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसके एकदम बीच में होता है एक कोर रिजर्व, जिसे पूरी तरह से इंसानी दखल से दूर रखा जाता है,
और इसके चारों तरफ एक बफर जोन होता है जहां रिसर्च या स्थानीय लोगों के सीमित उपयोग जैसी गतिविधियों की बहुत ही कड़ी निगरानी में अनुमति होती है। बायोस्फीयर रिजर्व सिस्टम इसका एक शानदार उदाहरण है। सुंदरबन जैसे इस लुभावने इलाके को ही ले लीजिए। इसका मकसद सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, वहां के पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को उनके पुराने प्राकृतिक माहौल में जस का तस बचाए रखना है। इतना ही नहीं, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि जैसे इलाके तो प्रकृति के वाटर फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये अनगिनत जलीय जीवों और पक्षियों के लिए किसी नर्सरी से कम नहीं है। ये बात साबित करती है कि अगर हमें जीवन को बचाना है तो सबसे पहले उनके प्राकृतिक घरों को, इन इकोसिस्टम्स को बिना छेड़े बचाए रखना होगा। लेकिन क्या हो अगर कोई प्राकृतिक आवास इतना बर्बाद हो चुका हो कि वहां किसी प्रजाति का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए? यहीं पर काम आता है बहिस्थल या एक्स सीटू संरक्षण। देखिए, जब प्रकृति खुद किसी को नहीं बचा पाती, तब इंसानों को एक सुरक्षित शरण स्थली बनानी पड़ती है। कोलकाता का ये विशाल बोटैनिकल गार्डन एक ऐसी ही रक्षक नौका या आर्क की तरह है। यह हजारों ऐसे पौधों को कटाई और शहरीकरण से बचाकर सुरक्षित रखता है जो शायद अब तक विलुप्त हो चुके होते। और जो प्रजातियां सच में विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके लिए विज्ञान कुछ ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करता है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। सुरक्षित स्थानों पर प्रजनन, भ्रूण को स्टोर करना और यहां तक कि सोमैटिक सेल क्लोनिंग जैसी तकनीकें। इसके अलावा दुनिया भर में बनाए गए विशाल बीज बैंक ये किसी जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हैं, ताकि अगर कल को कोई आपदा आए तो हमारे पास धरती पर जीवन दोबारा उगाने का बीज मौजूद हो। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ये बात बिल्कुल सही है। हम जितनी अधिक जैव विविधता को नष्ट करेंगे, उतने ही हम भविष्य के लिए अपने खुद के विकल्पों को सीमित करते जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ जानवरों या पेड़ों को बचाने की बात नहीं है, ये हमारे खुद के सर्वाइवल, हमारे खुद के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। अंत में ये सब हम पर आकर रुकता है। आज हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक उपकरण और ज्ञान मौजूद है, तो क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल पृथ्वी के इस खूबसूरत जीवन को बचाने के लिए करेंगे, या फिर हम ही इस छठे महाविलुप्तीकरण का अंतिम अध्याय लिखने वाले बनेंगे? सोचने वाली बात है ना?